नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे विजन आरएएस इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। पिछली कक्षाओं में हमने रक्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। उसमें हमने देखा था कि रक्त जो है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक पदार्थ जो था उसको हमने नाम दिया था सजीव पदार्थ और एक पदार्थ जिसको हमने नाम दिया था निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ में हमने देखा था कि प्लाज्मा होता है और सजीव पदार्थों के लिए हमने नाम दिया था संगठित पदार्थ। और इन संगठित पदार्थों में जो पाई जाती हैं उनको हमने नाम दिया था कणिकाएं। कणिकाएं जो है वो हमने देखी थी तीन प्रकार की कणिकाएं हमने देखी थी और उनके तीनों के हमने एक एक के डिस्क्रिप्शन को हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम इनके आगे की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा रहेगा रक्त समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप, इसे मैं बीजी लिखा हूं। रक्त समूह की खोज किसने करी? सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की। अब रक्त समूह की खोज किस आधार पर की? आधार क्या रहा? तो इसका आधार रहा प्रतिजन या एंटीजन। प्रतिजन या एंटीजन के आधार पर रक्त समूह की खोज की। अब ये एंटीजन है क्या? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा कि ये विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। विशेष ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है विशेष प्रकार के, ये पाए कहां जाते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड को देखा तो ब्लड में आरबीसी और आरबीसी की जो कणिकाएं हैं उस पर इन्होंने पाया कि एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ये विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन, इसको नाम दिया कार्ल लैंडस्टीनर ने एंटीजन या प्रतिजन। ये देखे इन्होंने दो प्रकार के, जिनको नाम दिया क्रमशः कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसके बाद में कार्ल लैंडस्टीनर प्लाज्मा का अध्ययन और कर रहे थे और प्लाज्मा के अध्ययन के दौरान भी इन्होंने प्लाज्मा पर विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन देखे। अब इन ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिया इन्होंने, जो प्लाज्मा के ऊपर मिले उनको नाम दिया एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी। अब ये जो एंटीबॉडी हैं ये भी दो प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? इनको नाम इन्होंने दिया स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में। तो कुल मिलाकर के कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? एक तो प्रतिजन की खोज की और एक एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी की खोज की। एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर, यानी आरबीसी पर पाए जाने वाले विशेष ग्लाइकोप्रोटीन को इन्होंने क्या नाम दिया? एंटीजन। और आरबीसी की जगह पे प्लाज्मा पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को इन्होंने नाम दिया एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। एंटीजन भी दो प्रकार के और एंटीबॉडी भी दो प्रकार की। एंटीबॉडी ए और बी स्मॉल में लिखा और एंटीजन को इन्होंने नाम दिया कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को रक्त समूह में वर्गीकृत किया और उस रक्त समूह को नाम दिया जाता है एबीओ रक्त समूह। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो रक्त समूह की खोज की थी उस रक्त समूह को किस नाम से जाना जाता है? एबीओ रक्त समूह के आधार पर। अब ये कैसे नाम दिया उसको भी हम देख लेते हैं। रक्त समूह जो है वो चार प्रकार के होते हैं। इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। अब ये रक्त समूह जो है वो आरबीसी में मौजूद आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर बांटे गए हैं और आरबीसी में प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी, दोनों के बारे में इन्होंने आगे रिसर्च की तो बड़ा ही विशेष क्रियाकलाप भी देखा या फिर विशेष प्रकार की स्थिति देखी कि एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी आपस में समान नहीं होते। इस तरह से इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी। इन्होंने देखा एक व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन मान लिया मौजूद ए था,
और उसी व्यक्ति की प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जो थी, उसमें मौजूद एंटीबॉडी थी वो देखी बी। यानी इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि समान नहीं होंगे, यानी ए के साथ में स्मॉल ए एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। फिर इन्होंने देखा, दूसरा देखा कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह में एंटीजन बी मौजूद था तो उसकी प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी होगी ए। कुछ रिजल्ट और देखे इन्होंने, तो कुछ में एंटीजन देखे कि दोनों ही प्रकार के एंटीजन इसमें मौजूद थे, लेकिन जिस व्यक्ति के रक्त में दोनों एंटीजन मौजूद थे उसमें एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी। और फिर इन्होंने कुछ रिजल्ट ऐसे भी देखे जिनमें एंटीजन ही मौजूद नहीं था, आरबीसी में एंटीजन नहीं था, तो देखा कि उसके शरीर में पाए जाने वाले रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद थी। इस आधार पर एंटीजन को आधार मानते हुए कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को 4 भागों में बांटा है, जिसे बीजी के नाम से मैं यहाँ लिख रहा हूं। जिस व्यक्ति के शरीर में एंटीजन ए मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। जिस व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन बी मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। जिसके शरीर में AB एंटीजन मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। और जिसके शरीर में कोई एंटीजन मौजूद नहीं है उसका ब्लड ग्रुप होगा ओवल, जीरो, अंडा या ओ रक्त समूह है। इस आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के हुए। और रक्त समूहों का वर्गीकरण किसको आधार मान करके किया, तो यहां आपने देखा रक्त समूह आरबीसी में मौजूद एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात मैं एक बार फिर बता दूं, एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होंगे। यहाँ पर ए बी मौजूद है तो एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ एंटीजन मौजूद नहीं है तो एंटीबॉडी मौजूद है। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर के दिमाग में एक सवाल उपजा कि अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को समान कर दे तो क्या होगा। यानी इन्होंने क्या किया, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों को आपस में मिलाया, यानी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी दोनों को आपस में मिलाया, तो देखा कि एक रक्त जो है वो चिपचिपा हो गया, यानी रक्त का यहाँ पर क्या हो गया, रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है। रक्त का अभिश्लेषण हो जाता है यानी रक्त चिपचिपा हो जाता है और रक्त नलिकाओं में प्रवाहित ढंग से नहीं हो पाता, इससे व्यक्ति की मौत हो सकती है। अतः रक्त आधान करते समय ध्यान दीजिएगा, रक्तदान और रक्त आधान 2 अलग अलग चीजें हैं। रक्त आधान करते समय यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को देते समय या चढ़ाते समय एंटीजन और एंटीबॉडी को देखा जाता है। अगर ये दोनों समान हो गई तो रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रक्त समूह 4 प्रकार के हो गए, लेकिन हमने तो सुना है कि रक्त समूह जो है पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर बांटे तो कुल 8 प्रकार का हो जाता है। कैसे, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव 2 हो गए, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इस तरह से कुल रूप में 8 प्रकार का हुआ। लेकिन रक्त समूह रियल में 4 ही प्रकार का होता है, ए बी, ए और बी और ओ 4 प्रकार का है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का सवाल है, इसको आगे जाकर के इन्हीं वैज्ञानिक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने एक वीनर नामक व्यक्ति के साथ में या वीनर नामक वैज्ञानिक के साथ में मिलकर इसकी खोज करी। एक बार की बात है, ये कहानी है एक तरह से समझने के लिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जो मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूं वो बिल्कुल सच नहीं है। एक बार की बात है, कार्ल लैंडस्टीनर अपने एक दोस्त वीनर के साथ में या अपने शिष्य वीनर के साथ में अफ्रीका के जंगल में घूमने के लिए निकले। अब वहां पे उनको एक बंदर मिलता है। उस बंदर को, जो बंदर जो है वो रीसस मकाका प्रजाति का बंदर था। रीसस मकाका प्रजाति का बंदर था। उस बंदर के रक्त को इन्होंने नमूना लिया और रक्त के नमूने को इन्होंने जांच किया। अब जांच किया तो इस रीसस मकाका बंदर के रक्त में एक और विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन देखा। इस ग्लाइकोप्रोटीन को वीनर और इसके साथ में वीनर भी थे,
वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर दोनों ने मिलकर के इस ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दे दिया इस बंदर के नाम पर। बंदर का नाम जो है वो इंग्लिश में RHESUS के नाम से होगा, तो RH शब्द लेकर के नाम दे दिया RH कारक, यानी एक महत्वपूर्ण कारक की खोज की गई। ये RH कारक था, इसकी खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर के की। किसमें की? रीसस मकाका नामक एक प्रजाति है उसके बंदर में। किसी एक बंदर का नाम नहीं है बल्कि एक प्रजाति है बंदरों की, ठीक है। तो रीसस मकाका नामक बंदर की प्रजाति है, इसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को नाम दिए इन्होंने RH कारक। जिस रक्त समूह के साथ में ये RH कारक पाया जाता है उसको नाम दे दिया जाता है पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए A रक्त समूह में RH भी पाया गया तो उसे कहेंगे A पॉजिटिव, और जिसमें मान लो A तो है लेकिन RH कारक नहीं है, इसका मतलब हो गया A नेगेटिव। यानी RH कारक मौजूद है तो पॉजिटिव, RH कारक मौजूद नहीं है तो नेगेटिव। इस आधार पर A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ B रक्त समूह वाले व्यक्ति के समूह में RH कारक भी है, और B नेगेटिव मतलब एंटीजन B तो है लेकिन RH कारक भी नहीं, RH कारक इसमें नहीं है। ऐसे ही AB पॉजिटिव, इसका मतलब AB एंटीजन के साथ साथ RH कारक भी मौजूद है। AB नेगेटिव, इसका मतलब है कि AB तो है एंटीजन लेकिन RH कारक मौजूद नहीं है। ऐसे ही O पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि O यानी AB एंटीजन मौजूद नहीं है, साथ ही साथ RH कारक मौजूद है। O नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है AB एंटीजन भी नहीं है और RH कारक भी नहीं है। तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि रक्त समूह में प्लस और माइनस का क्या रोल है। प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ RH कारक से है। RH कारक यदि है तो पॉजिटिव है, RH कारक नहीं है तो नेगेटिव है। अब आगे देखते हैं विशेष। मान लीजिए RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कारक है, इन दोनों की आपस में शादी करवा दी जाए तो क्या होगा? या इनका रक्त आदान कर दिया जाए तो क्या होगा? कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है और किस व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा जो इस सिनेरियो से लेकर अलग लेकर के मैं आपको कोरोना पे लेके जा रहा हूं। मान लीजिए एक आदमी जिसकी जांच करवाई कोरोना की, और कोरोना की जांच करवाने पर उस व्यक्ति की जांच है वो आई पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड अगर नेगेटिव को दे दिया जाए तो क्या होगा? कोरोना पॉजिटिव का ब्लड अगर नेगेटिव को दे दिया जाए तो नेगेटिव वाला भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। अगर देगा तो नुकसान होगा। पॉइंट क्लियर है? इस पॉइंट को एक बार फिर समझेंगे। पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड नहीं देगा, सिर्फ हमें ये बात याद रखनी है। अब यहां से सारे खेल अपने क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट अपने क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए देखिए, देने वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव को नहीं दे सकता का मतलब ये हुआ देने वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। शादी की बात कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं तो एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगी, इन दोनों के बीच में शादी होती है। अगर मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है तो क्या होगा भैया? ऐसी स्थिति में देने वाला पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट को आधार मान करके देखें। बच्चे का जन्म जो पुरुष होता है उसके स्पर्म यानी शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में प्रक्षेपित करने से, यानी सीधी सी बात, पुरुष जो है वो यहाँ पर डोनर है, देने वाला है, और फीमेल जो है, महिला जो है वो रिसीवर है, यानी देने वाला पॉजिटिव है और लेने वाला नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में अगर इनकी शादी होगी तो पहली संतान को छोड़कर शेष सभी संतानें मरी हुई पैदा होंगी।
इस स्थिति को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता यानी पॉजिटिव पुरुष की शादी नेगेटिव महिला से करवा दी जाए तो ऐसी स्थिति में पहली संतान को छोड़कर, कोई जरूरी नहीं कि पहली संतान भी जिए, लेकिन पहली संतान के जीने के कुछ चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। अब देखिए इसका इलाज क्या है। मान लीजिए अब शादी हो जाती है, कोई ब्लड की जांच ही नहीं करते, ऐसी स्थिति में इसका क्या किया जाए, करे क्या? ऐसी स्थिति में एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है रोहेगेम। रोहेगेम इंजेक्शन ऐसी स्थिति में दिया जा सकता है और इस रोग से बचा जा सकता है। तो हमने देखा रक्त आदान करते समय हमें एक विशेष बात जो याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव व्यक्ति को रक्त का आदान नहीं करेगा। इस पॉइंट को हमें याद रखना है अच्छे से। अब हम देखते हैं कौन व्यक्ति किस किस को रक्त आदान कर सकता है और रक्त आदान करते समय हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव को तो रखना ही रखना है, इसके अलावा किस चीज को ध्यान रखना है वो देखते हैं। रक्त आदान यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे को दिया जाना। तो हमारे पास में यहाँ व्यक्ति कितने होंगे? 2 व्यक्ति होंगे, एक तो देने वाला एक लेने वाला। देने वाला होगा उसको बोलेंगे हम रक्तदाता और जो लेने वाला होगा उसको बोलेंगे हम ग्राही। देने वाला और लेने वाला, ठीक है। रक्तदाता ए हो सकता है, रक्तदाता बी हो सकता है, रक्तदाता ए बी हो सकता है और रक्तदाता ओ हो सकता है। यहाँ पे ग्राही ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हमें एक बात तो देख ली थी कि पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव को ब्लड नहीं देगा। दूसरा हमने कार्ल लैंडस्टीनर की बात को भी ध्यान में रखना होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान नहीं होने चाहिए। विशेषकर हमें एंटीजन पे फोकस करना है। चलिए देखते हैं। ए व्यक्ति के रक्त समूह में एंटीजन जो होगा वो होगा ए और एंटीबॉडी जो होगी बी। ये ए व्यक्ति ए को ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले ग्राही व्यक्ति को रक्त दे सकता है। ए बी को दे सकता है क्या? देखते हैं। बी ब्लड समूह के अंदर एंटीजन तो होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए। अगर मान लो ए व्यक्ति बी वाले को रक्त दे देगा तो ऐसी स्थिति में एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों आपस में मिल जाएंगी और रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। यानी यहां पर हमें पता चला कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। अब देखते हैं ए व्यक्ति ए बी को दे सकता है क्या? ए बी की बात करें तो ए बी में एंटीजन ए बी मिलेगा और एंटीबॉडी नहीं मिलती। यानी अगर ए इसको देगा तो एंटीबॉडी तो है ही नहीं, एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे नहीं, रक्त का अभिश्लेषण होगा नहीं। यानी सीधी सी बात, ए व्यक्ति ए बी व्यक्ति को रक्त दे सकता है। अब ए व्यक्ति ओ को रक्त दे सकता है क्या? देखते हैं। ओ में एंटीजन तो मिलेंगी नहीं, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों मौजूद हैं। अगर ए रक्त दे देता है तो ऐसी स्थिति में एंटीबॉडी ए के साथ में आपस में चिपचिपा हो जाएगा, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। यानी ए व्यक्ति ओ को नहीं दे सकता। क्लियर है? अब हम देखते हैं बी व्यक्ति का। सेम वही सिचुएशन रहेगी। बी व्यक्ति को पहले ब्लड देना है, किसको? ए को। बी वाला अगर ए को ब्लड दे देगा तो बी के रक्त समूह में मौजूद एंटीबॉडी ए व्यक्ति के शरीर में मौजूद एंटीजन ए के साथ में रक्त का अभिश्लेषण कर लेगी, इसलिए बी ए को नहीं दे सकता। बी खुद को तो दे ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इसी प्रकार ए बी को भी दे सकता है, यानी क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, इसलिए बी व्यक्ति ए बी को आराम से दे देगा।
सेम सिचुएशन, एंटीबॉडी O जो है उसमें एंटीबॉडी B मौजूद है, अगर B दे देगा तो B और B आपस में मैचअप हो जाएंगे, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, यानी B व्यक्ति O को भी रक्त नहीं दे सकता। AB की बात करें, अगर AB A को दे दे तो क्या होगा, AB अगर A को दे दे तो ऐसी स्थिति में रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB में B जो है वो हो गया एंटीजन, और यहाँ पर रक्त समूह A में एंटीबॉडी कौन सी है, B और B आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। इसका मतलब AB A को नहीं दे सकता। अब AB B को दे सकता है क्या, देखें, AB में रक्त एंटीजन जो है वो A है और B में एंटीबॉडी A है, वो A और A आपस में मैचअप हो जाएगा, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, यानी AB B को भी नहीं दे सकता। अब देखते हैं AB खुद को तो दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। AB O को दे सकता है क्या, AB अगर O को देगा तो एंटीबॉडी AB मौजूद है और एंटीजन AB मौजूद है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, रक्त चिपचिपा हो जाएगा, रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, यानी यहाँ पर AB O को भी नहीं दे सकता। अब बात करते हैं O किस किस को दे सकता है। हमें ध्यान रखना है एंटीजन से एंटीजन देते समय मैचअप नहीं होना चाहिए। O अगर देगा तो एंटीजन मौजूद है ही नहीं, इसलिए O वाला A को आराम से दे सकता है। एंटीजन मौजूद नहीं है इसलिए B को भी आराम से दे सकता है। एंटीजन मौजूद नहीं है इसलिए AB को भी दे सकता है और खुद को तो दे ही सकता है। तो हमने इस चार्ट के अंदर देखा कि O जो है वो सबको देने वाला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह है, और AB सबसे ले रहा है इसलिए इसे हम कहेंगे सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना है। मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, एक व्यक्ति अचानक से एक्सीडेंट में घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने के पश्चात देखा गया कि उसके हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं, इतना समय है नहीं कि उसके रक्त समूह की जांच की जा सके। आप ऐसी स्थिति में उसे कौन सा रक्त देंगे? यहाँ O सबको दिया जा सकता है इसलिए O तो दे सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का भी। पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव को नहीं दिया जाना चाहिए, नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव को दे दें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोरोना पॉजिटिव वाले को अगर सही खून दे दें, नेगेटिव का ब्लड दे दें तो कोरोना पॉजिटिव को कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव का ब्लड पॉजिटिव को दे सकते हैं, पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को नहीं देना है। यानी ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को रक्त जो दिया जाएगा वो O, और O भी कौन सा, नेगेटिव, O नेगेटिव रक्त दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं ये रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। रक्त आदान हमने देख लिया, अब संतान में रक्त समूह का निर्धारण कैसे होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए रक्त समूह का निर्धारण हमें करना है और प्रश्न आ जाए कि दो ग्रुप हैं, उनमें से एक जोड़े का रक्त समूह है क्रमशः ये है और दूसरे जोड़े का रक्त समूह ये है। ऐसी स्थिति में एक बच्चे को लेकर के दोनों जोड़े आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। ऐसी स्थिति में आप रक्त समूह के निर्धारण की तरीके को देख करके आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का रक्त समूह है ये होगा या इसके होने वाली संतान का रक्त समूह है ये होना चाहिए। इसके लिए हमें जीनीय प्रारूप को देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका रक्त समूह है ए है, ऐसी स्थिति में उसके जो रक्त समूह में जीन मिलेंगे वो IA मिलेगा या फिर I0 मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह है बी है, ऐसी स्थिति में उसके रक्त में जो जीन पाए जाएंगे वो मिलेंगे IB मिलेगा या I0 मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह है AB है, ऐसी स्थिति में उसका जो रक्त होगा उसमें जीन मिलेंगे IA IB का।
और मान लो किसी व्यक्ति का रक्त समूह है O है, ऐसी स्थिति में उसके शरीर में रक्त जो मिलेगा, रक्त के जीन जो मिलेंगे वो मिलेंगे I0। यहां पर हमें मेंडल के प्रभाविकता के नियम को भी ध्यान में रखना है। मेंडल का प्रभाविकता का नियम आपको याद होगा कि जब हाईली कैरेक्टर्स या फिर जो प्रभाविक जो कैरेक्टर होते हैं और अप्रभावी कैरेक्टर होते हैं, दोनों को आपस में क्रॉस संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। यानी हम यहाँ पर देखें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी, जिनकी हाइट लगभग 7 फीट से ऊपर है और उनकी शादी हुई है जया बच्चन जी से, जो उनसे काफी टॉल हैं, काफी छोटी हैं, काफी शॉर्ट हैं, सॉरी टॉल नहीं कहेंगे, काफी हाइट में काफी छोटी हैं। दोनों के मैचअप के पश्चात उत्पन्न हुए अभिषेक बच्चन जी, उनकी हाइट जो है वो अमिताभ बच्चन जी पे गई है। अमिताभ बच्चन जी पे क्यों गई है? इसका कारण है प्रभाविकता का नियम। प्रभावी लक्षणों का प्रथम पीढ़ी में प्रकट हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रभाविकता का नियम मेंडल के अनुसार। तो अमिताभ बच्चन जी के हाइट वाले जीन जो हैं वो अभिषेक बच्चन जी में या श्वेता बच्चन जी जो उनकी पुत्री हैं उनमें नजर आए, जिसकी वजह से वो लंबे हुए हैं। ठीक ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है। अब मान लीजिए 2 जोड़े हैं, ए जोड़ा है और एक बी जोड़ा है, इसमें मेल और फीमेल, इसमें भी मेल और फीमेल। पति जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए, पत्नी का ब्लड ग्रुप है ओ, और इधर पति जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप है बी। अब ये दोनों जोड़े आपस में एक बच्चे को लेकर के झगड़ रहे हैं। मान लीजिए उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप है बी। तो ऐसी स्थिति में ये बच्चा किसकी संतान है वो हमें चेक करना है, देखना है। देखिए ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसमें जो जीन होंगे वो क्या होंगे? IA या फिर I0 हो सकता है, और इधर जो होंगे वो क्या होंगे? I0। यहां हमने देखा O में पाए जाते हैं जीन I0। अब IA और I0 मिलेंगे तो बनेगा IA यानी ब्लड ग्रुप बना A। अगर ये IA और I0 मिलते हैं तो भी ब्लड ग्रुप बना क्या? A। अब मान लीजिए यहाँ पर IA और I0 होता तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 0 हो जाता, I0 यानी ब्लड ग्रुप क्या बन जाता? O। यानी किसी भी कंडीशन में पहले ग्रुप का ब्लड ग्रुप B नहीं आ रहा, यानी होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप B नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में यह संतान या यह लड़का इस समूह का तो नहीं है। अब देखते हैं इसका A ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब IA और I0 हो गया। इधर B ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब IB और I0 हो गया। मैक्सिमम सिचुएशन हम ले रहे हैं ये वाली, इन वाली सिचुएशन से भी देख सकते हैं। अब IA और IB अगर मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? IA IB, यानी A और B। IA IB किस में पाया जाता है? AB में। तो संतान जो होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? AB। ठीक इसी तरह से अगर IA और I0 मिल जाएगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। इसी तरह से IO और IB मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप हो सकता है B। यानी ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये लड़का इस ग्रुप का, B ग्रुप का या B ग्रुप वाले जोड़े का की संतान है। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते समय हमें जीन या प्रारूप यानी इन जीनों को ध्यान में रखना है, उनका हमें अर्धसूत्री विभाजन करते हुए संयोजन करना है और ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना है। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रक्त नलिकाओं के बारे में। हमने रक्त के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। अब इसके बाद में अब जो है रक्त नलिकाएं जो है, हमने वीडियो जब हमारी क्लास शुरू की थी उसमें हमने देखा था कि रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली रक्त नलिका जो है वो है धमनियां, दूसरी रक्त नलिकाएं जो है सिरा। ये 2 मेन नलिकाएं होती हैं। इनके अलावा तीसरी प्रकार की नलिका होती हैं जिनको बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। ये सूक्ष्म नलिकाएं क्या करती हैं? ये सूक्ष्म नलिकाएं
धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म नलिकाएं जो है, एक तो काम हो गया इनका धमनियों और सिराओं को जोड़ने का, दूसरा काम इनका है भोजन को, ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन युक्त रक्त को कोशिकाओं को देना, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त निकाल करके किसको दे देते हैं, सिराओं को। यानी ये सूक्ष्म नलिकाएं धमनियों के माध्यम से आए हुए भोजन और ऑक्सीजन को कोशिकाओं को दे देती हैं, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर के किसको दे देती हैं, सिराओं को। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त कहां पर है, धमनियों के अंदर, और कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां चली जाती है, सिराओं में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में मिलेगा सिराओं के अंदर, और ऑक्सीजन युक्त रक्त में मिलेगा कहां पर, धमनियों के अंदर। चलिए देखते हैं हम धमनियों के बारे में। धमनियां जो हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं, मोटी और मजबूत होती हैं। कारण है इसका, हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा पंप किया गया रक्त सबसे पहले धमनियों में प्रवेश करता है, और धमनियां मोटी और मजबूत होंगी तो उस पंप किए गए प्रेशर को झेल पाएंगी, इसलिए धमनियां मोटी और मजबूत होती हैं। और सिराएं जो हैं वो थोड़ी सी लचीली होती हैं, नम्य प्रकृति की होती हैं। आप इनको देख भी सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से आप अपने हैंड की मुट्ठियों को ऐसे करोगे, उसके बाद में यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मोटी सी नलिका का एहसास होगा, ये है धमनी। और आप हैंड पे देखोगे जिसमें हरे हरे कलर की नलिकाएं सी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, या कई बार डॉक्टर आपकी मुट्ठी को बंद करके इंजेक्ट करता है तो आपको ग्रीन कलर की नसें जो हैं वो थोड़ी सी खड़ी हो जाती हैं मुट्ठी को बंद करने पर या फिर हाथ को बांध देने पर, तो वो जो हरी कलर की नलिकाएं नजर आती हैं वो होती हैं सिराएं। ठीक है, तो धमनियां जो है मोटी और मजबूत होती हैं, और इनमें जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, O2 युक्त रक्त बहता है, और ऑक्सीजन युक्त रक्त को बोलते हैं हम शुद्ध रक्त। यानी शुद्ध रक्त कौन सी नलिकाओं में प्रवाहित होता है, धमनियों में, जबकि इसमें जो रक्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होगा या फिर अशुद्ध रक्त होगा। अशुद्ध रक्त कौन सी नलिकाओं में बहता है, सिराओं में। लेकिन शरीर में एक ऐसा अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उस धमनी का नाम बताओ। आपसे अगर पूछ ले तो उस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। ये पल्मोनरी शब्द आपको लगाना है, धमनी शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अगर पल्मोनरी के आगे हम सिरा लगा देंगे, सिराओं में अशुद्ध रक्त है, लेकिन इसका उल्टा काम होता है, यानी शुद्ध रक्त कौन सी सिरा में बहता है, पल्मोनरी सिरा में। अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में बहता है, पल्मोनरी धमनी में। तो पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा या ऐसी धमनी है जो अपने सामान्य वर्ग की अपेक्षा या की बजाय उल्टा कार्य करती हैं। यानी जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उनकी बजाय शुद्ध रक्त बहने वाली सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा, और जिनमें शुद्ध रक्त बहता है उन धमनियों के अलावा एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। जो धमनियां होती हैं इनमें जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब अत्यंत उच्च होता है। क्यों? क्योंकि ये ठीक बाद में होती हैं जहां से हृदय से ब्लड निकलता है उसके तुरंत बाद में, और हृदय ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है। सिराओं में ब्लड प्रेशर धमनियों की तुलना में कम पाया जाता है। आपको पता है बीपी का मापन एक यंत्र द्वारा करते हैं, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर नाम का एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से हम बीपी का मीजर करते हैं। अब बीपी का मेजरमेंट करते हैं वो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा, और बीपी धमनियों में अधिक होता है और सिराओं में बीपी जो है वो कम होता है। आपको पता है इंसान की मौत होने के कुछ समय पश्चात भी रक्त जो है वो सिराओं में मिलेगा। धमनियों में जो रक्त होता है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंसान की मौत होने के बावजूद भी या के बाद में भी हमें रक्त उसके शरीर में कहां पर देखने को मिलेगा, सिराओं में। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली इंजेक्शन आदि धमनियों में दिए जाते हैं या सिराओं में,
आपने अभी बताया आपको कि जब डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह को इंजेक्ट करता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने हमारे हाथ को पहले टाइट कर देता है, फिर हरी कलर की जो नस होती है वो थोड़ा सा चमक जाती है या दिखाई देने लगती है, उसमें इंजेक्शन लगाता है। तो डॉक्टर द्वारा या चिकित्सकीय सेवाएं जो हैं वो शरीर में शिराओं के माध्यम से प्रविष्ट कराई जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रक्त समूह और रक्त नलिकाओं के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात और रह गई, वो ये है कि शिराएं और धमनियां कहां से कहां जाती हैं। ये धमनियां जो होती हैं वो हृदय से शरीर की तरफ जाती हैं और शिराएं जो हैं वो शरीर से हृदय की तरफ आती हैं, शरीर से हृदय की तरफ आती हैं। यानी धमनियों का कार्य ब्लड को हृदय से शरीर की तरफ भेजना है, जबकि शिराएं जो हैं शरीर से हृदय को कलेक्ट करके हृदय में लेके आती हैं। शरीर से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हृदय की तरफ लेकर के आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे बनते हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं, और इसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स के बारे में यानी रक्त नलिकाओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, बॉम्बे रक्त समूह है किस रक्त समूह को कहा जाता है और ये नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। बॉम्बे रक्त समूह की खोज किसने की थी या बॉम्बे रक्त समूह नाम किसने दिया था और बॉम्बे रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है। धन्यवाद।